व्यू 360 में अमेरिका में नफरत पर मबनी जानलेवा जराइम में इजाफा, अमेरिकी स्कूलों में बर्दाश्त का सबक सिखाने की एक कोशिश, और वाशिंगटन डीसी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो दुनिया भर में पनागज़ीनों का पेट भर रहा है। अमेरिका में नफरत की बुनियाद पर तशद्दुद 16 साल की रिकॉर्ड सतह पे। निशाने पे कौन है और क्यों? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका के वफाकी तहकीकाती इदारे FBI ने साल 2018 के दौरान नफरत की बुनियाद पर किए जाने वाले जराइम के आदाद व शुमार जारी किए हैं। इसके मुताबिक 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद आज अमेरिका में नफरत की बुनियाद पर कत्ल की वारदातों और तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़यात रिकॉर्ड सतह पर हैं। इससे पहले कि हम डेटा पे नज़र डालें, पहले ये देखते हैं कि नफरत पर मबनी जुर्म अमेरिका में कहते किसे हैं। FBI के मुताबिक किसी शख्स की ज़ात या माल को अगर उसके रंग, नस्ल, मजहब, सिन्फ, माजूरी या फिर सिनफी और जिनसी शनाख्त के बायस नफरत की बुनियाद पे कोई नुकसान पहुंचाए तो ये हेट क्राइम कहलाता है। 2018 में अमेरिका में नफरत की बुनियाद पे कितने जराइम रिपोर्ट हुए और निशाना कौन बने, इसकी तफसीलात लेकर आई हैं इरम अब्बासी, जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इरम, क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट की? जी सारा, FBI की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सन 2018 में नफरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात 16 सालों की बुलंद तरीन सतह पर रूनुमा हुए। 2018 9/11 के बाद से अब तक नफरत पर मबनी पुरतशद्दुद वाक़यात के एतबार से अमेरिका में सबसे तबाहकुन साल रहा और गुज़िश्ता साल नफरत के सबब कम अज़ कम 24 अफराद का कत्ल हुआ, जबकि 2017 में कत्ल की ऐसी वारदातों की तादाद 15 थी। 2018 में नफरत के नाम पर तकरीबन 4000 पुरतशद्दुद हमले हुए। अमेरिका के तकरीबन 16,000 लॉ इन्वेस्टिगेटिव इदारे FBI की सालाना क्राइम रिपोर्ट में रज़ाकराना तौर पर हिस्सा लेते हैं, लेकिन सिर्फ 2000 के लगभग इदारों ने अपने हेट क्राइम रिपोर्ट्स जारी की। बाकियों ने कहा कि उनके इलाके में ऐसा कोई जुर्म रिपोर्ट नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि सन 2017 के मुकाबले में नफरत पर मबनी जराइम की तादाद में गुज़िश्ता साल मामूली कमी हुई। पिछले साल ऐसे वाक़यात की कुल तादाद 7120 थी, जो 2017 के मुकाबले में थोड़ी कम है, जब ऐसे 7175 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक नफरत के बायस जराइम का सबसे ज़्यादा शिकार लातीनी अफराद हुए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी 188 जराइम रिकॉर्ड किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में कुछ कम रहे। सिखों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम में 3 गुना इजाफा हुआ और ये 20 से बढ़कर 60 हो गए, जबकि अरब नस्ल के अफराद के खिलाफ 82 जराइम रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, सो ये तो हमने देखा कि निशाने पे सबसे ज़्यादा कौन लोग थे, निशाना बनाने वाले कौन थे, इन जराइम के पीछे ज़्यादातर किसका हाथ था? जी सारा, जो डेटा कलेक्ट किया है इंटेलिजेंस एजेंसी से, उनके मुताबिक 50% से ज़्यादा जिन लोगों ने ये जराइम किए उनमें अमरीकी सफ़ेद फार्म अमरीकी थे। फिर जो दूसरा उन्होंने स्टैट्स हमें बताया वो ये है कि 20% से ज़्यादा ब्लैक या अफ्रीकन अमरीकी जो थे उन्होंने ये जराइम किए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि हमने पहले बताए। बाकी जो 12% से ज़्यादा लोग हैं उनकी नस्ल के बारे में नहीं पता। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने नफरत की बुनियाद पर ये जराइम किए। सबसे ज़्यादा सफ़ेद फार्म अमरीकियों का हाथ है और अमरीका में जो वाइट सुप्रीमेसी यानी सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती का जो मसला है वो भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। लेकिन जो दिलचस्प बात है और भी आपकी रिपोर्ट से जाहिर होती है कि 16,000 इदारे, जो 16,000 जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट इदारे, वो रज़ाकाराना तौर पे हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस तरह के क्राइम सिर्फ 2000 ने रिपोर्ट किए। और इसीलिए माहिरीन ये भी कहते हैं कि दर हकीकत अमरीका में हेट क्राइम्स अपनी असल तादाद से कहीं कम रिपोर्ट हो रहे हैं। इरम अब्बासी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच इरम फॉर द डिटेल्स। जब किसी कम्युनिटी में नफरत की बुनियाद पर लोगों को निशाना बनाया जाता है तो पहला रद्द-ए-अमल होता है खौफ और गम गुस्सा, जो कि कुदरती है। लेकिन फिर इसके बाद क्या किया जा सकता है? हमारी अगली रिपोर्ट में आज सबा शाह खान बता रही हैं कि जब अमरीकी रियासत रोड आइलैंड के एक छोटे से शहर में मुसलमानों और यहूदियों को नफरत आमेज़ पैगामात का निशाना बनाया गया तो फिर कम्युनिटी ने उसके खिलाफ अमली तौर पर भी कुछ इक़दामात उठाने का फैसला किया। रोड आइलैंड अमेरिका की सबसे छोटी रियासत है। इसके शहर प्रोविडेंस के एक यहूदी कब्रिस्तान में होने वाला नफरत अंगेज वाक़या और इससे पहले यहाँ मसाजिद के साथ पेश आ चुकने वाले मनफी वाक़यात ने फरा हबीब को अमरन कुछ करने पर मजबूर किया। यू ब्रिस्टल कम्युनिटी कॉलेज में अंग्रेजी के मजमून की इस उस्ताद ने अपने साथी असातिज़ा के साथ मिलकर
अपने कॉलेज में साल भर पर मबनी सेमिनार्स की एक सीरीज का आगाज किया। स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे थे कि ऐसे न्यूज़ को सुन के सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, हमें कुछ आवाज़ उठानी है। फराह हबीब को ऐसा ही एक नफरत अंगेज वाक़या आज भी याद है जो यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड के कैंपस से मुल्हिक अल-हुदा मस्जिद में पेश आया। ये मस्जिद मुसलमान तलबा और फैकल्टी की मजहबी और समाजी एक्टिविटीज़ का मरकज़ है। मस्जिद के बानी और फैकल्टी मेंबर नासिर जाविया बताते हैं कि मस्जिद के बाहर मुसलमानों और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज अल्फाज लिखे गए थे। हमें इंतहाई हैरत हुई थी, लेकिन इस कम्युनिटी ने उस शख्स के खिलाफ अपने दिलों में कोई खौफ और गुस्सा नहीं पाला और उसे माफ़ कर दिया। लेकिन वाक़े के बाद कम्युनिटी के लोग जिस बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए वो हैरत अंगेज था। हमारा सेंटर रियासत के हुक्काम और कांग्रेस के नुमाइंदों से इतना भर गया कि अंदर खड़े होने की जगह नहीं थी और लोग बाहर गर्मी में जमा थे। तो वो शख्स या अशखास जो अपने नफरत अंगेज अमल से हमें नुकसान पहुँचाना चाहते थे, उन्होंने एक तरफ से कम्युनिटी को हमारे करीब लाने में मदद की। इस अल-हुदा मस्जिद पर रोनुमा होने वाले वाक़े के नतीजे में रोड आइलैंड की मसाजिद में उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और उनसे निमटने के लिए लाहे अमल पर तवज्जो दी जाने लगी। इस वाक़े के बावजूद बेशतर तलबा का कहना है कि वो इस मस्जिद में खुद को गैर महसूस नहीं करते। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। ज़ाती तौर पर मुझे अपने कॉलेज के 4 सालों में कोई मनफी या नस्ल परस्ती पर मबनी तजुर्बा नहीं हुआ। और ब्रिस्टल कम्युनिटी कॉलेज के कैंपस पर इस सीरीज के सेमिनार का मकसद भी यही था कि मनफी ख्यालात और रवैयों को बदला जाए। आयशा सुल्तान ओहायो से अपनी फिल्म इस इवेंट में दिखाने आई, जिसमें एक पाकिस्तानी बाप और अमरीकी माँ पर मबनी खानदान के हवाले से मुतासिब रवैये दिखाए गए हैं। इस फिल्म का मकसद ये है कि इसे ज्यादा से ज्यादा जगहों पर दिखाया जाए और फिर ऐसे इश्यूज पर बात की जाए जिन पर बात करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे नस्ल से मुतल्लिक और तनव्वो के हवाले से कि किसे अमरीकी कहा जा सकता है, अमरीका किसका है। ऐसे मफरूज़े जो हम एक दूसरे के बारे में सोच लेते हैं। ऐसे मुश्किल इश्यूज पर बात हो ताकि नाजरीन मुख्तलिफ नजरिए से चीजें देख सकें और फिर अपने रवैये के बारे में सोच सकें। फिल्म देखने वाले बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मनफी रवैये नए नहीं। यकीनन गहरी रंगत वाली अक़लियत के लोग ही आमतौर पर निशाना बनते हैं, लेकिन ऐसा मुख्तलिफ पहचान, मज़ाहिब और जिनसी शनाख्त रखने वालों और किसी के साथ भी हो सकता है। मनफी रवैयों पर गुफ्तगू के असर का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि फराह हबीब कहती हैं कि इवेंट ख़त्म होने पर एक सफ़ेद फार्म औरत उनके पास आई और रोने लगी, क्योंकि उसे आज तक ये नहीं पता था कि ये सवाल कि आप कहाँ से हैं किसी तारिके वतन के लिए कितना तकलीफ दे हो सकता है। और ये इसे इस फिल्म पर मुबाहिसे से पता चला कि किसी के लिए ये बताना कि हम एक ऐसे मुल्क से हैं जिसके बारे में लोग मनफी तरीके से सोचते हैं कितना मुश्किल हो सकता है। सबा शाखान, वॉइस ऑफ अमेरिका, प्रोविडेंस, रोड आइलैंड। अमेरिका में नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा अदम बर्दाश्त में कमी की तरफ भी इशारा करता है, बल्कि अदम बर्दाश्त में इजाफे की तरफ इनफैक्ट इशारा करता है। इस पहलू पे हम बात करेंगे रियासत टेक्सास में कायम राइस यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर क्रेग कॉन्सिडाइन से, जो कि मुसलमानों और मसीहियों के दरमियान डायलॉग को फ़रोग़ देने के लिए कोशा हैं। डॉक्टर कॉन्सिडाइन की ताज़ा तरीन किताब का नाम है मुस्लिम्स इन अमेरिका एग्जामिनिंग द फैक्ट्स। डॉक्टर कॉन्सिडाइन, वेलकम टू व्यू 360। Today, if we look at the kind of world we live in, we're so much more connected than ever before. Why are hate crimes then rising in America? Well, Sarah, thank you so much for having me. I think it's a multifaceted issue. What we are seeing across the spectrum is hate crimes are indeed rising, and they're largely targeting people of color. So African Americans, Jewish Americans, and Muslim Americans. And the common thread here is that these are minority populations. And I think what we're seeing with the rise of white supremacy is there's a fear here. There's a fear among the majority population in the United States of losing power, losing control, losing hegemony, something that they've had for such a long time. And they think people of color in these minorities are somehow not good for the country, or that they're kind of leeching off the country. And that is simply inaccurate. So there's a fear, which is obviously not healthy, but that fear is also fueled by ignorance. This idea that groups like Muslims who are contributing invaluably to this country are somehow
here as with a nefarious plan. So it's fear and ignorance. सो डॉक्टर कॉन्सलाइन ने कहा कि अमेरिका में जो नफरत की बुनियाद पर जराइम बढ़ रहे हैं उसमें अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो जिस तरह हमने भी रिपोर्ट में प्रेजेंट किया कि अक़लियतें जो हैं वो निशाने पर, उसकी वजह डॉक्टर कॉन्सलाइन की नज़र में यह है कि अमेरिका में जो अक्सरियत है सफ़ेद फार्म अमरीकियों की, उसका एक हिस्सा जो कि सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती को फ़रोग़ दे रहा है, वो इस खौफ का शिकार है कि अक़लियतें इस मुल्क में कहीं उनसे इख्तियार छीन ना लें। जो सफ़ेद फार्म आबादी है कहीं वो अपनी ताकत खो ना दें। उनके अंदर ये खौफ पाया जाता है, जो डॉक्टर कॉन्सलाइन की नज़र में बिला जवाज़ है, कि जो अक़लियतें इस मुल्क में आई हैं वो नुकसान पहुँचाएँगी जो सफ़ेद फार्म आबादी है उसको, ना कि ये समझने के बजाय कि जो अक़लियतें इस मुल्क में रहती हैं वो यहाँ की तामीर और तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। So, Dr. Constantine, Muslims are often at the center of this conversation. We saw that 188 hate crimes were reported against Muslims last year. What do Americans not understand about Muslims roughly 20 years after 9/11? What did you find through your, reporting, through the book that you have written? So, we clearly have one of the most misunderstood populations in this country. I think the number one thing that most Americans should understand, or all Americans really, is that this country has never existed without Muslims. There were Muslims on U.S. soil before the country even existed. So they've always been here, they've always been engaged, and they've always participated through even things like war. There has been very few wars in the history of this country that has not included a Muslim. Of course, we shouldn't judge the value of a citizen or a population on whether they're willing to give their life. But that's a major contribution if you're willing to give your life. But today, Muslim Americans are highly educated. They're civically engaged. They are active in the interfaith dialogue scene. There are doctors, there are lawyers, there are professors, there are school teachers, there are athletes, and they are our activists and our actors. So Muslims are contributing across the spectrum. Unfortunately, we don't hear about these stories in the mainstream media. We tend to only hear about Muslims through the prism of things like violence or terrorism or this kind of boogeyman of the Sharia. All right. सो डॉक्टर कॉन्सलाइन कहते हैं कि अमेरिका में जो लोगों को समझना ज़रूरी है अमेरिकियों के लिए वो ये है कि इस मुल्क में मुसलमान हमेशा से रहते रहे हैं, माशरे का एक फ़ाल हिस्सा रहे हैं और आज पहले से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हर जो प्रोफेशन है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आम अमेरिकियों तक ये बात नहीं पहुँचती क्योंकि वो ज़्यादातर मीडिया की नज़र से देखते हैं और मीडिया ख़बरों के ज़रिए और ख़ास तौर पर तशद्दुद के वाक़यात की ख़बरों के ज़रिए ही मुसलमानों के बारे में ज़्यादातर बात करता है और इसलिए लोगों के अंदर एक नेगेटिव परसेप्शन है मुसलमानों के बारे में। So last but not the least, you have been working to promote tolerance for years and I follow your Instagram and the feed is full of praise for the Prophet of Islam. And many people come and support you and praise you for that, but there are others who also question your faith. So what exactly is tolerance and how do you have a meaningful dialogue, a meaningful conversation? So I think at its heart, tolerance is living with difference. And that's really important, especially in the United States. We live in one of the most racially, culturally, ethnically, and religiously diverse. So it's living with difference. And we have to understand what our differences are, which is important. This is a country in which freedom of religion, freedom of speech, and freedom of conscience are cherished and protected by the Constitution. But Sarah, I also want to alert your viewers, there's something else going on here, and I'm part of this movement which is pushing people beyond tolerance. Because when we think of tolerance, when you tolerate a child, you're usually having to deal with or accepting, even though begrudgingly, a bad habit. So you tolerate something, but pluralism is when we energetically engage with that difference. So we can move beyond the difference and start seeing each other in a common light. We can start seeing the similarities across our religious tradition. And that brings us closer to our common humanity, when we can move beyond this kind of division of Christian, Jewish, Muslim, Buddhist, Hindu, and see each other first as human. It's critical. All right. So Dr. Craig Constantine कहते हैं कि बर्दाश्त का मतलब यह है कि इख्तलाफ के साथ जिया जाए, लेकिन बर्दाश्त सिर्फ वो तो हर तरह के रवैयों को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्लूरलिज़म यानी कि इख्तलाफात जो हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनका एहतराम किया जाए और फिर उनमें ये देखा जाए कि लोगों के दरमियान मुश्तरक क्या है, वो किस बात पे मुत्तफ़क़ हैं और उसमें सबसे
जो अहम पहलू सामने आएगा वो ये है कि इंसानियत सब में मुश्तरक है और उसकी बुनियाद पर फिर गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ा जा सकता है. डॉक्टर क्रेग कॉन्स्टेंटाइन विद राइस यूनिवर्सिटी, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड द इनसाइट यू गेव अस. My pleasure. Thank you so much. जिस तरह हमने बात की, बर्दाश्त नाम है एहतराम का, अपने से मुख्तलिफ को कबूल करने का और ये समझने का कि तनव्वु तो एक हकीकत है, उसके साथ ही जीना होगा. ये सोच नई नहीं है. अक़वाम मुत्तहिदा 1996 से हर साल 16 नवंबर को आलमी यौम बर्दाश्त मना रहा है ताकि आम लोगों, हुकूमतों और इदारों को भी ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचने का मौका दिया जाए जिनसे मुतनव्वु माशरों में हम आहंगी पैदा की जा सकती है. अमेरिका में इस पैगाम को क्लासरूम तक ले जा रहा है एक जरीदा जिसका नाम ही है टीचिंग टॉलरेंस. इसके ज़रिए बच्चों को बर्दाश्त का सबक कैसे पढ़ाया जा रहा है, आज बता रही हैं शहनाज नफीस. ये है एक अमरीकी स्कूल का क्लासरूम जहाँ मुख्तलिफ सकाफ़तों की नुमाइंदगी एक मुतनव्वु अमरीकी माशरे की आकाश है. टीचर इस क्लास में स्टूडेंट्स को एक दूसरे के अकायद और शनाख्त को तस्लीम करने, इख्तिलाफ राय का एहतराम करने और नस्ल परस्ती, नफरत और बेइंसाफी के माशरे पर मनफी असरात के बारे में बता रही हैं. बच्चे इस मैगज़ीन में दिए गए मौज़ूआत के बारे में नहीं जानते और वो बहुत मुतजस्सिस हैं और इन मौज़ूआत में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं. अगर हम इस उम्र में बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाएंगे तो यही बच्चे मुस्तकबिल में फ़ैसला साज़ क़वानीन वज़ा करने और इसका नफाज करने वाले होंगे. नौजवान नस्ल में समाजी इंसाफ और तासुब मुखालिफ रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देने वाली ये कोशिश सिर्फ इस मैगज़ीन तक महदूद नहीं. इस कोशिश का बड़ा हिस्सा असातिज़ा की मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐसी मुफ्त तरबियत के लिए वक्फ है जिसके ज़रिए वो अपने स्टूडेंट्स को एक मुतनव्वु माशरे का फ़आल हिस्सा बनाने की रहनुमाई कर सकें. हमारा फोकस आइंदा की नस्ल पर है क्योंकि यहाँ कई घरों में बच्चों को ये बताया जाता है कि बाज़ लोग कमतर तो बाज़ लोग बालातर हैं और ये सब बच्चों के अंदर नफरत को जन्म देती हैं. हम समझते हैं कि इब्तिदाई उम्र में स्कूल में तरबियत इंसान में बर्दाश्त का रवैया परवान चढ़ाने में मददगार साबित होती है. टीचिंग टॉलरेंस की मैनेजिंग एडिटर मोनिटा बेल कहती हैं कि 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद अमरीकी स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद के रवैयों में मनफी तब्दीली की शिकायत सामने आईं. जब उन्हें अपना कोई क्लास फेलो तारिक वतन नजर आता है तो वो उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं. अक़लियती बरादरी के बच्चों को डराया धमकाया जाता है. स्कूल डेस्क, लॉकर्स और दीवारों पर नस्ल परस्ताना और मुतासिबाना जुमले लिखे जाते हैं. मुसलमान तलबा के खिलाफ काफ़ी नफरत मौजूद है. किसी से इसलिए डरना कि वो मुसलमान है गलत है और ये सब अदम बर्दाश्त का रवैया जाहिर करता है. टीचिंग टॉलरेंस मैगजीन की क्लासरूम्स में दिखाई जाने वाली 2 डॉक्यूमेंट्रीज को ऑस्कर अवार्ड्स और फ्रेंड ऑफ यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के दोस्त के एजाज से नवाजा जा चुका है. हम तलबा को ये भी बताते हैं कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है. किसी ज़्यादती पर खामोश रहना बर्दाश्त नहीं. अमरीकी तारीख में एहतजाज के ज़रिए मुआशरे में लाने वाली तब्दीलियों पर हमारे मैगज़ीन में कहानियाँ और क्लासरूम्स के लिए बनाई गई डॉक्यूमेंट्रीज इसकी एक मिसाल है. चैरिटी पर चलने वाला टीचिंग टॉलरेंस मैगज़ीन 1991 में उस वक्त कायम हुआ था जब अमरीका में नफरत पर मबनी जराइम आम थे. टीचिंग टॉलरेंस मैगजीन के लिए लिखने वाले आम अमरीकी शहरी हैं जिनकी तहरीरें बाहमी रवादारी, बर्दाश्त और एहतराम से मुतल्लिक शऊर पैदा करने की अक्कास होती हैं. शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन. अमेरिका में नफरत पर मबनी जराइम की सूरत हाल और फिर बर्दाश्त का सबक देने के बारे में हमने आज बात की. ये मसला पाकिस्तान में भी एक हकीकत है और वहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो प्यार मोहब्बत का पैगाम फैलाने की कोशिश करते हैं. इस बारे में तफसील से हम बात करेंगे कल शाम व्यू 360 में. आप इस मौजू के बारे में अगर अपने ख्यालात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे. यहाँ आपको ताज़ा तरीन खबरें और दिलचस्प इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे. ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa. चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए. हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं. ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम. लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं. तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं. ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम. One teacher,
one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वाशिंगटन डीसी में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां सिर्फ $3 में खाना मिलता है और उससे सिर्फ खरीदने वाले का ही पेट नहीं भरता, बल्कि ये हज़ारों मील दूर रहने वाले पनाहगज़ीन की भूख भी मिटाता है। फलाफल इंक नामी रेस्टोरेंट का आगाज़ सिर्फ 2 साल पहले हुआ और आज दुनिया भर में इसकी शाखें हैं। इमरान जदून बता रहे हैं कि पनाहगज़ीनों की मदद के ख्याल से खोले जाने वाला ये रेस्टोरेंट कितनी तेज़ी से और कैसे कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। वाशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन में वाक़ फलाफल इंक रेस्टोरेंट 2 साल से अपने कस्टमर्स को मेडिटेरेनियन और मशरिक़ वस्ता इलाके की खास डिश फलाफल समेत दूसरे खाने पेश कर रहा है। अहमद अशकार इस बिजनेस के बानी हैं। 2017 में एक मामूली से ढाबे से इस कारोबार का आगाज करने के बाद अहमद अशकार ने दुनिया भर में इस तरह के 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स कायम किए। Our recipes at Falafel Inc. They're trade secrets. They're all my grandma, my teta's recipes. अशकार इस बिजनेस के जरिए अपनी दादी के खानों की मजेदार तरकीबों को इस्तेमाल करते हुए मुहाजिरीन की जिंदगियों पर एक अच्छा असर कायम करना चाहते थे। So with every meal anyone purchases at Falafel Inc. फलाफल इंक में जब भी कोई खाना खरीदता है तो उसके बदले हम भूखे और जरूरतमंद अफराद को खाना खिलाते हैं। आगाज से लेकर अब तक हम तकरीबन 2.5 लाख मुहाजिरीन और ऐसे अफराद को खाना खिला चुके हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। भूखों का पेट भरने के साथ साथ अहमद ने कई मुहाजिरीन को अपने यहाँ मुलाजमत भी मुहैया की है। अमीद भी उन्हीं में से एक हैं और फलाफल इंक में कैशियर के तौर पर काम करते हैं। अमीद को फलाफल इंक का एक हिस्सा होने पर फख्र है और वो उम्मीद करते हैं कि अपने जैसे अफराद की मदद करें। जब भी आप इस दुकान में कुछ खरीदते हैं तो दुनिया में रहने वाले महाजरीन की इससे मदद होती है, इसलिए ये एक अच्छा काम है। मैं इसे करना चाहता हूँ और इस टीम का हिस्सा बने रहना चाहता हूँ। यहाँ तैयार किए जाने वाले फलाफल लोगों की एक बड़ी तादाद को रोजाना अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ यहाँ सिर्फ खाने का मजा लेने आते हैं, जबकि दीगर फलाफल इंक के मकसद को पूरा करने में उनके मदद के लिए यहाँ का रुख करते हैं। ये बहुत ही अच्छा खाना है। मैं लोगों से कहूँगी कि ज़ातार फ्राइज जरूर खाएं। फ्राइज और फलाफल बहुत मजेदार हैं और यही वजह है कि मैं यहाँ आती हूँ। हम शायद यहाँ न आते अगर इस जगह के पीछे इतना बड़ा समाजी मकसद न होता। वो बहुत से तरीकों से महाजरीन के मौजू पर रोशनी डाल रहे हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें पहुँचाते हैं। फलाफल इंक नामी इस दुकान के डिजाइन के पीछे भी एक ऐसी कहानी है जो यहाँ आने वालों की तवज्जो का बायस बनती है। All of our stores at Falafel Inc. are designed to look like refugee camps. हमारे फलाफल इंक के तमाम स्टोर्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि मुहाजिर कैंप्स की तरह नजर आएं, क्योंकि जब आप किसी भी मुहाजिर कैंप में जाते हैं, जैसे कि उर्दन या यूनान के मुहाजिर कैंप्स, तो आपको फलाफल के ठेले वहां दिखाई देते हैं। ये ठेले लकड़ी और एल्यूमिनियम से बने और फलाफल तलने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक कड़ाही पर मुश्तमिल होते हैं। अहमद का गोल है कि वो अपने रेस्टोरेंट्स को मजीद वसअत देते हुए एक ऐसी आलमी बरादरी तश्कील दें जो उनकी तरह सोचती हो, ताकि वो हर साल 10 लाख मुहाजिरीन की मदद कर सकें। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इस इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। यहाँ भी आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पे आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो बस उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान की एक अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए #UrduVOA के साथ। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।